हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आज हम अध्याय 4 प्राणी जगत को समझते हैं। 11th क्लास की बायोलॉजी एनसीईआरटी बायो है ये। तो देखिए, प्राणी जगत को किस किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, यानी जो भी प्राणी इस जगत के अंतर्गत पाए जाते हैं उन प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। और फिर वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर इन प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग में रखा गया है। तो ठीक है, तो देखिए, इस वर्गीकरण के आधार के लिए उनकी कोशिका व्यवस्था, मतलब कोशिका कैसे, एक कोशिकीय हैं, द्विकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, इस आधार पर शारीरिक सम्मिति क्या है उनकी। अब हम समझेंगे कि सम्मिति होती क्या है अभी। ठीक है, अभी तो हम देख लेते हैं कि सम्मिति, कोशिका व्यवस्था और प्रगोहा जो कैविटी होती है, सीलोम जो होती है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, पाचन तंत्र कैसा है, परिसंचरण तंत्र कैसा है, जनन तंत्र किस टाइप का पाया जाता है, इनके आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र, सबसे पहले परिसंचरण तंत्र जो होता है, परिसंचरण तंत्र में खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, यानी दो प्रकार का पाया जाता है, खुला और बंद। खुले में क्या होता है, खुले में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर की ओर भेजा जाता है, यानी कि हृदय से रक्त का बहाव जो होता है हृदय से सीधे बाहर की ओर भेजा जाता है। तो कोशिका और ऊतक इसमें डूबे रहते हैं, यानी कि इसमें जैसे कि मानव शरीर में नर्व वगैरह ये पाई जाती है, वेसल्स वगैरह वाहिकाएं जो पाई जाती हैं वो इसमें नहीं पाई जाती हैं। सीधा जो ऊतक और कोशिका जो होती है वो उसी में डूबे रहते हैं और उसमें ही रक्त का प्रवाह होता रहता है। तो इसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और बंद परिसंचरण तंत्र में इसका हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है, जैसे कि धमनी, शिरा व कोशिकाएं, यानी कि हमारे, आपने देखा होगा ये जो शिराएं पाई जाती हैं, आप अपने हाथ को देखोगे तो आपको ग्रीन कलर की जो दिखती हैं पतली पतली सी नलिकाएं, वो शिराएं पाई जाती हैं। और वाहिकाएं जो अंदर गहरी रहती हैं अंदर, तो उनमें शरीर का प्रवाह, उनमें रक्त का प्रवाह होता है। तो इसे कहते हैं हम बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। अब दूसरा आता है कि सम्मिति कैसी होती है। देखिए, सम्मिति जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो असम्मित प्राणी होते हैं, असम्मिति, एक होती है अरीय सम्मिति और एक होती है द्विपार्श सम्मिति, यानी कि सम्मिति 3 टाइप्स की होती है, असम्मिति, अरीय सम्मिति और द्विपार्श सम्मिति। असम्मिति क्या होती है, इसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर कोई ऐसा ये जीव बना दूं, इसमें हम किसी भी केंद्रीय अक्ष से यहाँ से गुजार लें, यहाँ से गुजार लें, ये उस जीव को 2 भागों में डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं असम्मिति। उन प्राणियों को असम्मिति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस तरीके से बना दूं, तो यहाँ इस तरीके के प्राणी में आप कहीं से भी किसी भी केंद्रीय अक्ष से आप अक्ष से खींच लीजिए डिवाइड करने के लिए, तो ये 2 भागों में बराबर बराबर विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार की सम्मिति कहलाती है असम्मिति। ठीक है, और अरीय सम्मिति क्या होती है, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समरूप भागों में विभाजित कर दे, यानी कि ये है इस प्रकार की, ये क्या कर रही है, प्राणी को 2 समरूप भागों में, यानी कि ऐसे कोई एक प्राणी है, ये इसको किसी भी केंद्रीय अक्ष से आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 भागों में बराबर बराबर विभाजित हो जाएगी, प्राणी विभाजित हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं अरीय सम्मिति। और द्विपार्श सम्मिति क्या होती है, जब एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर 2 समरूप दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है, उसे द्विपार्श सम्मिति कहते हैं। यानी कि सिर्फ एक ही रेखा द्वारा इस तरीके के कोई प्राणी है तो इसको हम एक ही रेखा के द्वारा 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसा आप खींचेंगे इस तरीके से तो ये बराबर भागों में नहीं बट पाएगा, तो इस तरीके से ये द्विपार्श सम्मिति कहलाती है। 3 हो गई, एक तो हो गई असम्मिति, एक हो गई ये वाली, एक हो गई अरीय सम्मिति और तीसरी हो गई द्विपार्श सम्मिति। ठीक है, 3 प्रकार की सम्मिति पाई जाती है, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर ये किस प्रकार की अरीय सम्मिति है, देखिए ये वाली अरीय सम्मिति है, यानी कि आप किसी भी भाग से काटो, किसी भी केंद्रीय अक्ष से रेखा खींचेंगे, काटेंगे इसको, तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं हम अरीय सम्मिति। ठीक है, और ये द्विपार्श सम्मिति, द्विपार्श सम्मिति क्या होती है, जब आप बीच में से ही सेंट्रल एक रेखा खींचेंगे, वहां से ही प्राणी 2 भागों में विभाजित हो सकता है समान तरीके से, तो वो कहलाती है द्विपार्श सम्मिति।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राणी द्विकोरिक है अथवा त्रिकोरिक है, किस तरह का ये प्राणी है। प्राणी में द्विकोरिक भी प्राणी होते हैं और त्रिकोरिक भी प्राणी होते हैं। तो देखिए द्विकोरिक और त्रिकोरिक क्या होती है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं दो भ्रूणीय स्तरों में विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे कि हम एक्टोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म को कहते हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही भाग में व्यवस्थित होती हैं, तो उसे हम द्विकोरिक प्राणी कहते हैं, द्विकोरिक कहलाते हैं वे प्राणी। और जैसे कि सीलेंट्रेट में ये द्विकोरिक है। ठीक है, ये बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा को हम कहते हैं एक्टोडर्म, और ये आंतरिक है। ये देखिए एक यहाँ पर विभाजित है, ये व्यवस्थित है कोशिका, और एक यहाँ पर कोशिका व्यवस्थित है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये होती है द्विकोरिक प्राणी। ठीक है, और वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेसोडर्म होता है, वो त्रिकोरिक कहलाते हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये तृतीय भ्रूणीय स्तर, ये वाला जो है, यहाँ पर ये खाली है, देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई कोशिकाएं नहीं है, और यहाँ पर ये कोशिकाएं व्यवस्थित हैं, मेसोडर्म कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, त्रिकोरिक प्राणी कहलाते हैं, त्रिकोरिकी कहलाती है इनका संगठन। ओके, जैसे कि इसमें क्या है, प्लेटी हेलमिंथीज में इस प्रकार का पाया जाता है। अभी हम प्लेटी हेलमिंथीज आपको समझाएंगे कि किस में आता है और क्या होते हैं, कौन से जीव होते हैं। सीलेंट्रेट में पाई जाती है द्विकोरिक, और प्लेटी हेलमिंथीज में पाई जाती है त्रिकोरिक। ठीक है, द्विकोरिक त्रिकोरिक आप समझ गए होंगे कि त्रिकोरिक में एक तृतीय भ्रूणीय स्तर में, जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं, वो पाया जाता है, इसलिए कहते हैं इसको त्रिकोरिक प्राणी। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए इसमें प्रेगुहा या सीलोम पाई जाती है, उसके आधार पर प्राणियों को वर्गीकरण किया गया है। ये प्रेगुहा क्या होती है, देखिए शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में, आहार नाल और शरीर भित्ति के बीच में एक गुहा की उपस्थिति होती है, उसे हम प्रेगुहा कहते हैं। और जिन प्राणियों में ये प्रेगुहा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेगुही प्राणी कहते हैं। ठीक है, ये पूरी गुहा पाई जाती है इसमें। ये देखिए ये मेसोडर्म का आवरण है, लेयर है, और ये एक्टोडर्म है। तो जिन प्राणियों में मेसोडर्म का आवरण पाया जाता है, प्रेगुहा उससे स्तरित रहती है, यानी कि जो प्रेगुहा सीलोम है उसके चारों ओर ये आवरण पाया जाता है, तो ये प्राणी क्या कहलाते हैं, ये इससे एक प्राणी प्रेगुही प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, तो और जिनमें जिनमें ये जो मेसोडर्म है, ये जो मेसोडर्म कोशिकाएं दिख रही हैं, ये प्रेगुहा को स्तरित किए रहती हैं। जब स्तरित की रहती हैं तो इस प्रकार ये प्राणी प्रेगुही प्राणी कहते हैं। और जब ये मेसोडर्म सेल्स जो होती हैं वो प्रेगुहा में कैविटी में स्तरित न करके उनको बीच में बिखरी हुई रहती हैं, ये बिखरी हुई हैं, तो उसे हम कहते हैं कूट गुहिक। ये दूसरा कूट गुहिक दिया गया है। और जिनमें ये गुहा नहीं पाई जाती है, इस तरीके से ये मेसोडर्म पाई जाती हैं, गुहा नहीं पाई जाती इसमें सीलोम, तो उसे कहते हैं अगुही प्राणी। ठीक है, तीन प्रकार के हो गए। एक तो जिसमें गुहा पाई जाती है और वो गुहा मेसोडर्म से लेयर, उसके ऊपर लेयर चढ़ी रहती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेगुहा, वो प्रेगुही प्राणी। और दूसरे में ये मेसोडर्म उसके जो कैविटी है, सीलोम है, उसमें बिखरी हुई रहती हैं, तो उसे कहते हैं कूट गुहिक। और तीसरा जो है उसमें ये सीलोम नहीं पाई जाती है, तो उसे कहते हैं अगुही प्राणी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये वाली है प्रेगुही प्राणी, इसमें एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड क्या है। ये प्राणियों का वर्गीकरण है कि आर्थ्रोपोड में किन प्राणियों को रखा गया है, कॉर्डेटा में किसको रखा गया है, वो अभी हम समझेंगे आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, और जो कूट गुहिक है वो किसमें पाया जाता है, एस्केलमेंथीज प्राणी जो होते हैं उसमें कूट गुहिक इसमें इस प्रकार की गुहा पाई जाती है। और जो अगुही है वो उसमें वो पाई जाती है प्लेटी हेलमिंथीज में। नेक्स्ट अब आता है प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का वर्गीकरण क्या है, अच्छा एक चीज और है, खंडी भवन और है। अच्छा खंडी भवन,
सेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, यानी कि बाह्य और आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित हो जाता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रक्रिया को हम खंडी विभजन कहते हैं, जिनमें खंड खंड के रूप में शरीर बना हुआ होता है, खंड खंड जुड़े हुए होते हैं अंदर से भी और बाहर से ही, इस प्रकार को प्रक्रिया को खंडी विभजन कहते हैं। जैसे कि केंचुए के शरीर का खंडी विभजन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। ठीक है। अब पृष्ठ रज्जु क्या होती है, सलाका रूपी पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड जिसे हम कहते हैं मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है। ये काफी इंपोर्टेंट है कि पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, किससे बनती है, तो उसका जो जन्म होता है उत्पन्न होती है जिससे बनती है वो मध्य त्वचा मेसोडर्म से बनती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है, पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कहते हैं, यानी कि जिसमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट वर्ग में आता है रज्जुकी जिसमें पाई जाती है। जिसे मानव जो है वो किस तरीके का प्राणी है, कॉर्डेट प्राणी, कॉर्डेट के अंतर्गत आता है क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, जो पीठ पर पाई जाती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट प्राणी कहते हैं। तो जिनमें ये नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है उसे हम नॉन कॉर्डेट कहेंगे, जिसमें पाई जाती है वो कॉर्डेट कहेंगे। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल मानव है, जिससे आप समझ सकते हो, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है, नोटोकॉर्ड जो पाई जाती है उसमें हम कॉर्डेट कहते हैं। अब होता है प्राणियों का वर्गीकरण। अब पहला आता है संघ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में, इसे पॉरीफेरा क्यों कहते हैं और क्योंकि इसमें इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, स्पंज आते हैं। ठीक है, स्पंज आते हैं, इनमें समानता है लवड़ी है, ये लवड़ी वाले जल में पाए जाते हैं। असममिति होती है, असममिति मैंने आपको बताया था, जिसको कहीं से भी आप काटो तो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, तो उसे हम किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होगा, इसे हम कहते हैं असममिति। तो पॉरीफेरा वर्ग में जो भी प्राणी आते हैं, जितने भी स्पंज आते हैं, इसको स्पंज वर्ग भी कहते हैं, तो उनमें असममिति पाई जाती है। ये सब आद बहुकोशिक प्राणी हैं, इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। ठीक है, इसमें ऊतक वगैरह नहीं पाए जाते हैं, कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं, इनमें नहीं पाई जाती हैं, इनमें सिर्फ कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है, जल परिवहन के लिए परिवहन तंत्र पाया जाता है, जल परिवहन के लिए नाल तंत्र, जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा, जिसे हम की स्पंजोसील कहते हैं, में प्रवेश करता है। किसके द्वारा प्रवेश करता है, ऑस्ट्रिया के द्वारा। इसमें एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है इनके शरीर में, जहां से कि पानी प्रवेश करता है, उस छिद्र को हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ऑस्ट्रिया कैसा रंध्र, छोटा है जिसके द्वारा पानी शरीर में प्रवेश करता है, और ऑस्कुलम बड़ा रंध्र होता है जिसके द्वारा शरीर से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। जल परिवहन का रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में भी सहायक होता है, यानी कि ऑस्ट्रिया और ऑस्कुलम के द्वारा ही भोजन का परिवहन होता है, वहीं से जल का परिवहन होता है, वहीं से अपशिष्ट पदार्थों को यानी कि मलमूत्र वगैरह का उत्सर्जन भी वहीं से होता है, इन्हीं छिद्रों के द्वारा। ठीक है, कॉइनोसाइट, कॉइन यानी कि एक से प्रवेश करते हैं और एक से निकलता है। कॉइनोसाइट कोशिकाएं कौन सी होती हैं, इन्हें हम कॉलर कोशिकाएं भी कहते हैं। कॉइनोसाइट को, ये स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं, यानी कि जो कैविटी हमने आपको स्पंजोसील जो गुहा पाई जाती है, वो स्पंज गुहा और नाल तंत्र को स्तरित करती हैं, तो उन कोशिकाओं को हम कहते हैं कॉइनोसाइट या फिर कॉलर कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाओं में पाचन होता है, कंकाल अंतर कोशिक पाचन होता है, कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। ठीक है, ये कैसे प्राणी है, ये उभयलिंगाश्रयी प्राणी है, यानी कि नर और मादा एक में ही पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, तो लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है। ओके, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, विखंडन द्वारा, यानी कि और लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, युग्मकों के द्वारा। इसके अंतर्गत आते हैं स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया यानी कि जिसे हम बाथ स्पंज के नाम से फेमस है। स्पॉन्जिला जो होता है वो स्वच्छ जलीय स्पंज होता है, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला स्पंज होता है स्पॉन्जिला। ओके,
नेक्स्ट है संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी नाम कहते हैं। अब इनका नाइडेरिया नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इनमें दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट और नेमेटोब्लास्ट से बना होता है। इनकी जो दंश कोशिका होती है वो किससे बनी होती है? नाइडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट से, मतलब नाइडोब्लास्ट या फिर इसको निमेटोब्लास्ट के द्वारा बनी होती है। इसलिए इस संघ को प्राणियों को हम नाइडेरिया प्राणी भी कहते हैं, यानी कि संघ सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक है। नाइडोब्लास्ट स्तरक रक्षा था शिकार, ये पकड़ने में सहायक होते हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है। अब इनका शरीर जो होता है वो दो आकारों पॉलिप तथा मेडूसा से बनता है, यानी कि पॉलिप और मेडूसा दो आकार है, इनसे बनता है। पॉलिप क्या होता है? पॉलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा पॉलिप के आकार का होता है, स्थावर और बेलनाकार। और मेडूसा जो होता है वो छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है, यानी कि मुक्त तरीके से तैरता रहता है, जैसे कि ऑरेलिया और जेलीफिश। तो हाइड्रा का शरीर कैसा होता है? पॉलिप, और ऑरेलिया और जेलीफिश का कैसा होता है? मेडूसा। ओके। इनमें क्या होता है? एक चीज, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल इनके ऊपर पाया जाता है, जैसे कि प्रवाल और कोरल। इनके कुछ सदस्यों में पाया जाता है, सभी में नहीं पाया। जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट कवच नहीं पाया जाता है, राइट। जैसे कि प्रवाल और कोरल होते हैं, उनके ऊपर पाया जाता है। वे नाइडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस होता है। जैसे कि ये पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस में पाया जाता है, ओवेलिया में पाया जाता है। जैसे कि फाइसेलिया पुर्तगाली युद्ध मानव, इसे हम कहते हैं फाइसेलिया, एडमासिया, पेनेट्यूला, गॉर्गोनिया और मैंडरीना। अब इनके अलग अलग नाम भी है। मैंडरीना को ब्रेन कोरल कहते हैं, एडमसिया को समुद्र एनीमोन, पेनेट्यूला समुद्री पिच्छ और गॉर्गोनिया समुद्री व्यंजन के नाम से फेमस है। फाइसेलिया जो है वो पुर्तगाली युद्ध मानव है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है संघ टीनोफोर। नाइडोब्लास्ट का, ये नाइडोब्लास्ट का आरेखीय दृश्य, नाइडोब्लास्ट का दृश्य है। ठीक है। ये इनके द्वारा ये भोजन पकड़ने में सहायता होता है, सहायता करती हैं, ये कीटों को पकड़ती हैं यहाँ से। अब है संघ टीनोफोर। संघ टीनोफोर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या कंकाल जेली भी कहते हैं। संघ टीनोफोर किसके नाम से फेमस है? कंकाल जेली के नाम से। इनकी समिति कैसी होती है? अरीय होती है। ठीक है। अरीय यानी कि इनको किसी भी केंद्रीय अक्ष से काटा जाए, ये दो भागों में विभाजित हो जाता है समान रूप से। और ये द्विकोरिक जीव हैं, यानी कि इसमें मेसोडर्म जो तृतीय स्तर जो होता है वो नहीं पाया जाता है, तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। ठीक है। अब इसमें ये जीव संदीप्ति क्या होती है? इन जीव संदीप्ति का मतलब है कि प्राणी के द्वारा, इनके अंदर जो प्राणी आते हैं वो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। तो ये जीव संदीप्ति भी कहलाते हैं संघ टीनोफोर का। टीनोफोर की मुख्य विशेषता है कि ये जीव संदीप्ति होते हैं, यानी कि इनमें आने वाले प्राणी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ओके। नर एवं मादा अलग नहीं होते, जनन केवल लैंगिक होता है। इनमें भी नर एवं मादा अलग नहीं होते, जनन क्या होता है? केवल लैंगिक होता है। निषेचन वहां होता है, तो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, जिसमें लार्वावस्था नहीं पाई जाती है, जैसे कि प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर जो भी प्राणी आते हैं वो चपटे क्रमी कहलाते हैं। ठीक है। तो प्लेटी हेलमिंथीज संघ को हम चपटे क्रमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? चपटे क्रमी द्विपार्श्व समिति त्रिकोरित अप्रगुही प्राणी है, यानी कि इनके अंतर्गत गुहा नहीं पाई जाती है। मैंने आपको तीन प्रकार की गुहा बताई थी, कूटगुहिक, प्रगुही और अप्रगुही। तो ये अप्रगुही प्राणी है। इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, यानी कि इनको इनके केंद्रीय अक्ष से बीच से ही काटने पर ये दो भागों में डिवाइड होगा। ठीक है। और त्रिकोरिकी होते हैं ये, यानी कि इसके बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म, तीसरी लेयर जो होती है मीजोडर्म, वो पाई जाती है। मीजोडर्म कोशिका प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। और ज्वाला कोशिका परासरण नियंत्रण उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ये काफी इंपोर्टेंट है कि ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो परासरण नियंत्रण उत्सर्जन में सहायता करती हैं। तो ये किसके अंतर्गत करती हैं? प्लेटी हेलमिंथीज में आने वाले प्राणियों में। नर एवं मादा इसमें भी अलग नहीं होते। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। एक चीज याद रखिए, प्लेटी हेलमिंथीज में भी नर मादा अलग नहीं होते, निषेचन आंतरिक होता है। जबकि
इसमें जो टीनोफोर आया था, टीनोफोर में भी नर और मादा अलग नहीं होते, लेकिन इसमें निषेचन कैसा होता है, बाह्य निषेचन है। किस प्रकार का, बाह्य निषेचन है। और प्लेटी हेलमिंथेस में निषेचन कैसा है, आंतरिक प्रकार का है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं। जब ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है तब काफी दिक्कत होती है। तब परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्था पाई जाती हैं, जबकि टीनोफोर में लार्वावस्था नहीं पाई जाती है, उसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। पुनरुद्भवन क्या होता है, यानी कि शरीर का कोई भाग कट जाए तो वापस से दूसरा भाग बना लेती हैं। ये पुनरुद्भवन की क्षमता होती है किसमें, प्लेन एरिया में, जो कि किसके अंतर्गत आता है, प्लेटी हेलमिंथेस, यानी हम चपटे कृमि कहते हैं। जैसे कि टीनिया, फीता कृमि जिसे हम कहते हैं, टीनिया और फैसियोला, टीनिया फैसियोला किसके अंदर आता है, प्लेटी हेलमिंथेस के अंतर्गत चपटे कृमियों में, फैसियोला और टीनिया। ये एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल काफी पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं एक अलग से वीडियो मतलब बनाऊंगी जिसमें सभी क्लास के अलग अलग एग्जाम्पल को डिवाइड करके आपके लिए दूंगी। ठीक है, इसमें आसानी हो जाएगी आपको समझने में। ये देखिए प्लेटी हेलमिंथेस में फीता कृमि है, ये टीनिया, फीता के आकार का है ना, इसलिए इसे फीता कृमि कहते हैं। इस टाइप का टीनिया है, ये फेशियोला है, ये पर्णकृमि है। अब नेक्स्ट आता है एस्केलमेंथेस। एस्केलमेंथेस में किस में आते हैं, अभी प्लेटी हेलमिंथेस में चपटे कृमि थे, अब एस्केलमेंथेस में गोल कृमि आएंगे, यानी कि आकार कैसा होता है इनका, गोल होता है। ओके, गोल आकार के प्राणी होते हैं इसमें। एस्केलमेंथेस प्राणी अंतस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। इनकी अंतस्थ काट काटेंगे तो ये किस टाइप का होगा, गोल काट कटेगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, गोल कृमि कहते हैं। ये इनकी द्विपार्श्व सममिति, यानी कि इनको बीच से काटिए, केंद्रीय अक्ष से काटेंगे तो ये समान भागों में डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ये द्विपार्श्व सममिति है। त्रिकोरिक प्राणी है, यानी कि इसमें मेसोडर्म जो लेयर होती है, मेसोडर्म कोशिकाएं होती हैं, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ पर आपको मैंने समझाया है आगे शुरुआत की वीडियो में। और कूट प्रगोही प्राणी है, यानी कि इसके में जो मेसोडर्म की भी होती हैं लेयर, वो बिखरी हुई रहती हैं। प्रेगोहा में जो सीलोम होती है उसमें इस तरीके से बिखरी हुई रहती हैं, उन्हें कहते हैं कूट प्रगोही प्राणी। इनका शरीर संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है, यानी कि कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। इसमें आहार नाल पूर्ण होती है। ओके, उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है, यानी कि इसमें उत्सर्जन रंध्र पाया जाता है जिसके द्वारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इसमें नर एवं मादा होते हैं, यानी कि एक लिंगाश्रयी होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। प्रायः मादा नर से क्या होती है, बड़ी होती है। अभी क्या थे, नर और मादा एक में ही थे, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन कैसा होता है, आंतरिक होता है। ठीक है, जैसे कि एस्केरिस हो गया, ठीक है, एस्केरिस, एस्केरिस को हम गोल कृमि कहते हैं। फाइलेरिया कृमि, बुचेरेरिया और एंसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि। एग्जाम्पल एस्केरिस, बुचेरेरिया और एंसाइलोस्टोमा किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं एस्केलमेंथेस के अंतर्गत, जिसे हम गोल कृमि कहते हैं। संघ एनिलिडा, अब आता है संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा में वे प्राणी आते हैं जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। देखिए द्विपार्श्व सममिति होती है, इसमें त्रिकोरिक होते हैं, क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, विखंडित, खंडित तथा प्रगुही प्राणी पाए जाते हैं, गोआ इनमें पाई जाती है। इनमें शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटा हुआ होता है। ठीक है, लैटिन एनुलस, एनुलस का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म बलय, इसलिए इसको हम कहते हैं एनिलिडा, क्योंकि ये सूक्ष्म बलय में खंडों में बटा हुआ होता है। तो लैटिन शब्द एनुलस होता है, उसका मतलब होता है सूक्ष्म बलय, इसलिए हम इस संघ को एनिलिडा संघ कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, जो किसके लिए सहायता करती हैं, चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनिलिडा जैसे कि नेरिस में पार्श्वपाद जो होते हैं, उपांग जो पाए जाते हैं, वो पैरापोडिया पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्श्वपाद पैरापोडिया।
ओके, क्वेश्चन आ सकता है पैरापोडिया क्या होते हैं। तो पैरापोडिया नेरिस में पार्श्व पाद पाए जाते हैं। नेरिस किस में पाया जाता है? ये नेरिस एनिलिडा संघ में आता है। जलीय एनिलिडा है जो तैरने में सहायता करते हैं। पैरापोडिया काम होता है तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। वृक्कक जो होते हैं, एक मतलब नेफ्रिडियम जो होता है वो पराशरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। इनके वृक्क यानी कि इनमें वृक्क पाए जाते हैं जो पराशरण नियमन और उत्सर्जन में सहायक होते हैं। ठीक है, नेरिस एक जलीय एनिलिड है। नेरिस जलीय एनिलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, इनकी उभयलिंगाश्रयी होते हैं। इनमें नर और मादा एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं। तो एनिलिडा के अंतर्गत अपवाद है, एक्सेप्शन है कि केंचुए तथा जोंक में उभयलिंगाश्रयी होते हैं। केंचुए और जोंक जो होते हैं वो उभयलिंगाश्रयी होते हैं। और किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, किस संघ के अंतर्गत आते हैं, सॉरी, ये आते हैं एनिलिडा संघ के अंतर्गत, केंचुए और जोंक। और नेरिस जो है, नेरिस भी एनिलिडा के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनकी नेरिस कैसी है, एक लिंगाश्रयी है। केंचुए और जोंक कैसे हैं, उभय लिंगाश्रयी है। जनन जो होता है वो लैंगिक विधि के द्वारा होता है इसमें, जैसे कि नेरिस पेरिटिमा, केंचुए का वैज्ञानिक नाम है नेरिस पेरिटिमा। हीरोडिनेरिया, रक्त चूसक जोंक को हम कहते हैं। जोंक और केंचुए तो सभी जानते हैं, तो केंचुए का नाम है नेरिस पेरिटिमा और रक्त चूसक जोंक का नाम है हीरोडिनेरिया। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये नेरिस है और ये है रक्त चूसक जोंक हीरोडिनेरिया। ये काफी बरसात में देखी जाती है इस तरह का प्राणी। ये भी बरसात में ही ज़्यादातर दिखाई देती है। जो कच्ची जगह होती हैं गांव में ज़्यादातर दिखाई देती है, वहाँ पर नेरिस ये हीरोडिनेरिया दोनों ही जी। अब आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो ऐसा संघ है जो कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें किस क्या आते हैं, कीट आते हैं, जिसमें सभी कीट सम्मिलित हैं। ओके, तो सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। इसमें पार्श्व समिति अच्छी होती है, द्विपार्श्व समिति होती है, त्रिकोरिकी होते हैं, विखंडित होते हैं यानी कि विखंडन अवस्था इसमें पाई जाती है, और प्रगुही प्राणी होते हैं। राइट, आर्थ्रोपोडा का शरीर जो होता है वो काइटनी बाह्य कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर वक्ष उदर में विभाजित होता है, यानी कि यहाँ पर अब आर्थ्रोपोडा में क्या आ गया, शरीर जो होता है वो सिर वक्ष और उदर में विभाजित हो जाता है। आर्थोस का मतलब है संधि और पोडा का मतलब है उपांग, यानी कि संधि युक्त उपांग जिसमें पाए जाते हैं। संधि युक्त उपांग यानी कि इस तरीके से उपांग जो पाए जाते हैं, संधि इसमें पाई जाती है, ये संधि जो जुड़ी होती है, इस तरीके से जो उपांग पाए जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं, संधि युक्त उपांग कहते हैं। इस तरह के उपांग इसमें पाए जाते हैं। श्वसन अंग क्लोम, पुष्ट क्लोम, पुष्ट फुफ्फुस श्वसनकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र इसमें कैसा होता है, खुला प्रकार का होता है। अभी तक ऊपर के में कैसा था, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र था, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र है। संवेदी अंग जैसे कि श्रृंगिकाएं, नेत्र, संतुलन पुटी उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, मेलपीगी नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं इसमें, था अधिकांशतः अंड प्रजक प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं, अंडे देने वाले प्राणी। ठीक है, जैसे कि आपने ये देखा, ये बिच्छू है, ये झींगा प्रॉन। ठीक है, ये हार्ड होता है, इसके ऊपर का स्केलेटन काफी हार्ड होता है। ये झींगा मछली जिसे हम कहते हैं, प्रॉन है ये झींगा। फिश नहीं होती है लेकिन इसे झींगा मछली कहा जाता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है, जैसे कि एपिस, एपिस मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। रेशम कीट बॉम्बिक्स, लाख कीट को लेसिफर कहते हैं, और रोग वाहक कीट भी आते हैं इसमें। एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मच्छर, मच्छरों के द्वारा मलेरिया फैलता है। क्यूलेक्स, एडीज मच्छर, यूथ पीड़क टिड्डी आता है इसमें, लोकस्टा जिसे हम कहते हैं। जीवित जीवाश्म लिमूमस, राज कंकड़ किंग क्रेब जिसे हम कहते हैं, जीवित जीवाश्म आता है इसमें लिमूमस का। अब नेक्स्ट आता है संघ मोलस्का। मोलस्का में कैसे होते हैं, मोलस्का का मतलब है सॉफ्ट, यानी कि
सॉफ्ट शरीर वाले, कोमल शरीर वाले प्राणी जो होते हैं संघ मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। पहला कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, और दूसरा कौन सा है? मोलस्का। दूसरा प्राणी संघ मोलस्का है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें द्विपार समिति होती है, त्रिकोरिक होते हैं और प्रगुही प्राणी होते हैं। ठीक है। इसके ऊपर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इनका शरीर बहुत ज्यादा कोमल होता है। इसकी रक्षा के लिए इनका शरीर किससे ढका रहता है? कैल्शियम के कवच से ढका रहता है इनका शरीर। शरीर कैसा होता है? अखंडित होता है, यानी कि खंडों में डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि अभी आर्थ्रोपोडा में मैंने बताया था कि शरीर जो होता है सिर धड़ पूंछ में बटा रहता है, मतलब सिर वक्ष में बटा रहता है, जबकि यहाँ पर अखंडित होता है, कोई खंड नहीं पाए जाते हैं। सिर पेशीय पात्रा एक अंतरंग ककुद होता है। त्वचा की नरमता स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है। त्वचा की नरमता स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को हम कहते हैं प्रवार गुहा, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन तथा उत्सर्जन दोनों में सहायक होते हैं। यानी कि जो प्रवार गुहा होती है उसमें पंख के समान क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में ही सहायक होती है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है। संवेदना काम करते हैं, तुरंत समझ जाते हैं क्या चीज है क्या नहीं है, आ रही है कुछ चीज, तो संवेदी स्पर्शक सिर पर पाए जाते हैं। ठीक है। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, जिसे हम रेती जीवा या रेडुला कहते हैं। ये देखिए पाइला यानी कि घोंगा जिसे हम कहते हैं, और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो काफी फेमस है, सभी ने सुना होगा इसका नाम। ये ऑक्टोपस किसके अंतर्गत आता है? ये सॉफ्ट प्राणी है। इसका शरीर काफी सॉफ्ट होता है और ये घोंगा है। इसके अंतर्गत अंतर पाया जाता है, ऊपर से कैल्शियम का कवच जो है इसको ढके रहता है। ठीक है। नर और मादा इसमें क्या होते हैं? पृथक होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ये अंडे देने वाले प्राणी होते हैं, अंडे देते हैं, उनसे बच्चा होता है। ठीक है। परिवर्तन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। जैसे कि इसमें आता है पाइला, जिसे हम सेब घोंगा के नाम से फेमस है, पिंक टाडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को हम बेताल मछली कहते हैं। ये मछली नहीं है, लेकिन बेताल मछली के नाम से फेमस है। कई बार जैसे कि झींगा मछली है, बेताल मछली है, आपको मछलियों के नाम दे देते हैं, उसमें पूछते हैं कि बताइए इसमें से वास्तविक रूप से मछली कौन सी है, तो ये बेताल मछली, वो झींगा मछली, ये मछलियां नहीं है। ऑक्टोपस को बेताल मछली कहते हैं। एप्लाइसिया समुद्री खरगोश के फेमस है। डेंटेलियम रथ कवचर है। कीटोप्ल्यूरा काइटन के नाम से फेमस है। कटल फिश, कटल फिश काफी पूछी जाती है। कटल फिश जो होती है वो किसके नाम से फेमस है? सीपिया के नाम से। सीपिया जो होती है कटल फिश के नाम से फेमस है। तो कटल फिश है, बेताल मछली है, झींगा मछली है, ये सारी मछलियां नहीं है। ओके। तारा मीन है, भंगुर तारा, एकाइनोडर्मेटा के, ये यहाँ। अच्छा, ये आ गए। अब आता है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में आते हैं सूल युक्त प्राणी। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, यानी कि इसका जो अंतः कंकाल होता है, एंडोस्केलेटन जो होता है, वो कैल्शियम से बना हुआ होता है। इनका नाम एकाइनोडर्मेटा क्यों रखा गया? क्योंकि इनका शरीर जो होता है वो सूलयुक्त होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एकाइनोडर्मेटा। इसमें सभी जीव जो होते हैं समुद्रवासी होते हैं, समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सममित होते हैं। अरीय का मतलब है कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से आप इसको काटोगे तो ये
अरीय सममिति, अरीय सममिति का मतलब होता है कि किसी भी केंद्रीय अक्ष से जब इसको काटा जाता है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। किसी भी केंद्रीय अक्ष से आप काटिए, यहाँ से काटिए, इसको यहाँ से काटिए, यहाँ से काटिए, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, उसे कहते हैं अरीय सममिति। सॉरी, ओके। जबकि लार्वा जो होता है वो द्विपार्श्व रूप से सममित होता है। अब ये बात याद रखिए कि इसमें जो एकाइनोडर्म में जो वयस्क प्राणी होते हैं उनमें अरीय सममिति पाई जाती है, और जो लार्वा अवस्था होती है इनकी उसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि वयस्क में अरीय और द्विपार्श्व लार्वा अवस्था में पाई जाती है। यानी कि द्विपार्श्व क्या होती है, इसको बीच से ही, यहीं से जब दो भागों में डिवाइड करेंगे तभी ये डिवाइड हो पाएगा, इसे कहते हैं द्विपार्श्व। और अरीय किसी भी केंद्रीय अक्ष से करेंगे। ये सब त्रिकोरिक तथा प्रेगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण होता है। त्रिगुही और प्रेगुही प्राणी आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। प्रेगुहा जिसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में गुहा पाई जाती है, वो गुहा जो होती है वो मेसोडर्म से आच्छादित होती है, उसे कहते हैं प्रेगुही प्राणी। और त्रिकोरिक क्या होते हैं, जिसमें बीच में मेसोडर्म पाई जाती है, मेसोडर्म इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं त्रिकोरिक प्राणी। पाचन तंत्र जो होता है वो इसमें पूर्ण होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है कि इसमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इस संघ की विशिष्टता क्या है, जल संवहन तंत्र। और इसमें उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, इसमें उत्सर्जन तंत्र प्रेजेंट नहीं होता है। नर और मादा पृथक होते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है, इसमें जनन लैंगिक टाइप का होता है। निषेचन कैसा होता है, बाहम होता है। ठीक है। एस्टेरिस, जैसे कि एस्टेरिस जिसे हम तारा मीन कहते हैं, जबकि तारा जो स्टार फिश होती है वो तारा मछली नहीं है, एक प्रकार के। एस्टेरियास, एकाइनस समुद्री आर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री करकटी, और ऑफियोरा भंगुर तारा जिसे हम कहते हैं। इनके नाम और सब याद कर लीजिए कि एस्टेरियास तारा मीन है, तारा मछली है, और एकाइनस समुद्री आर्चिन, एंटीडोन समुद्री लिली, कुकीमेरिया समुद्री करकटी, तो ऑफियोरा भंगुर तारा के नाम से फेमस है। अब आता है संघ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में देखिए बेलेनोग्लॉसस का चित्र है, हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत इसको बताया गया है, हेमिकॉर्डेटा में आता है ये। अब हेमिकॉर्डेटा में क्या है, अरज्जुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। इस संघ के प्राणी कृमि के समांतर समुद्री जीव हैं। अंगतंत्र का स्तर होता है, इसमें द्विपार्श्व रूप से सम्मित होते हैं। ये त्रिकोरिकी है और प्रगुही प्राणी है। शरीर कैसा है, बेलनाकार है, शुंड तक कॉलर और बक्ष में विभाजित होता है। शुंड में, कॉलर में और बक्ष में विभाजित होता है। ये पूरा बक्ष है, शुंड, कॉलर और बक्ष में ये विभाजित होता है। शुंड ग्रंथि जो होते हैं इसकी उत्सर्जक शुंड ग्रंथि इसकी उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन कैसा होता है, बाहम होता है। परिवर्धन लार्वा के द्वारा, प्रत्यक्ष परिवर्धन लार्वा के द्वारा होता है, टोनेरिया लार्वा जिसे हम कहते हैं। निषेचन बाहम होता है। नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कि बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। हेमिकॉर्डेटा में आते हैं बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। नेक्स्ट संघ आता है हमारा कॉर्डेटा। कशेर की संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत, कॉर्डेटा का मतलब है जिसमें कशेरुका पाई जाती है, नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट रहती है। कॉर्डेटा पृष्ठ, रज्जु, पृष्ठ, तीन इसके लक्षण होते हैं। पहला तो है पृष्ठ रज्जु, दूसरी है पृष्ठ खोखली, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु और क्लोम छिद्र, ये तीन चीजें। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक और प्रगुही प्राणी होते हैं। इनमें अंतन स्तर का संगठन पाया जाता है। ठीक है, देखिए ये रज्जु की स्पष्टता बताई गई है। इसमें ये क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, गुदा पश्च पुच्छ पाई जाती है, इसमें पूंछ टाइप की पृष्ठ रज्जु है। ये मेरुदंड है। ठीक है, ये मेरुदंड होता है, जो रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, ये मेरुदंड पाया जाता है, ये पृष्ठ रज्जु होती है। ठीक है, देखिए अरज्जुकी और रज्जुकी यानी कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में अंतर किया गया है। ये कॉर्डेट, ये नॉन कॉर्डेट है। कॉर्डेट में क्या होता है, पृष्ठ रज्जु जो होती है
वो प्रेजेंट रहती है, जबकि इसमें नहीं होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय तथा खोखला तथा एकल होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र एब्सेंट होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, यानी कि आगे की तरफ होता है। हृदय जो होता है इनमें पीठ यानी कि जो पीछे पीठ जो होती है, बैक जो होता है, वहां पर हृदय पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है। एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है, गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होती है। अच्छा, संघ कॉर्डेटा जो है वो 3 उपसंघों में विभाजित है। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। 3 उपसंघ पाए जाते हैं संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकोटा भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा जो प्राणी हैं उनमें जो पृष्ठ रज्जु पाई जाती है वो केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है। ये मेन डिफरेंस है यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल और केवल पूंछ में पाई जाती है, वो भी लार्वा की पूंछ में, जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा में आते हैं ब्रैंकियोस्टोमा और यूरोकॉर्डेटा में आते हैं एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। ओके। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कशेरुकी संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी यानी कि उपास्थल में अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, बोन नहीं पाई जाती हैं, उपास्थल में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें रज्जु पाई पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट रहती है, अस्थिल उपास्थल होती है। तो कशेरुकी जो है वो रज्जुकी भी हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि रज्जुकी प्राणियों में जरूरी नहीं है कि ये पृष्ठ जो बैकबोन है, जो नोटोकार्ड है, वो प्रेजेंट रहे। रज्जुकी के 3 मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन व जल संतुलन का कार्य करते हैं। जो कशेरुकी प्राणियों में एक तो रज्जुकी प्रेजेंट रहती है और उसमें 2 या 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय हृदय प्रेजेंट रहता है। ओके। इनमें क्या होते हैं? पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। ये किसका डिवीजन किया गया है? ये देखिए, ये संघ वर्टिब्रेटा को निम्न उपवर्ग में बांटा गया है। वर्टिब्रेटा जो है ना उसको अनेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं। नेथोस्टोमेटा में आते हैं पिसीज जिसमें मछलियां आती हैं, पंख उपस्थित होते हैं। टेट्रापोडा जिसमें चतुष्पाद 4 पैर जो होते हैं, 4 पैर वाले प्राणी आते हैं। तो 4 पैर चतुष्पाद जिसमें प्रेजेंट रहते हैं वो आते हैं, जैसे कि एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है और एवीज यानी कि पक्षी संघ, और मेमेलिया यानी कि जिसमें स्तनधारी स्तन ग्रंथि जिसमें पाई जाती हैं वो मेमेलिया वर्ग, जिसमें मनुष्य भी मेमेलिया वर्ग में आता है। और जो पिसीज है उसमें आता है जिसमें जैसे कि मछली वर्ग में कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है इसे। और जो अनेथोस्टोमेटा है जो इनमें जबड़ों का अभाव होता है उसमें एक क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा। ये काफी इंपोर्टेंट वर्गीकरण है। वर्टिब्रेटा जो है ना उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहले अनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा को सिर्फ एक ही है साइक्लोस्टोमेटा क्लास जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। अब जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं उसको 2 में बांटा गया है, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज यानी कि मछली वर्ग को 2 क्लास में ऑस्ट्रिक्थी कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज, और टेट्रापोडा चतुष्पाद पाद जिसमें उपस्थित होते हैं उसमें आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा को।
किसको पढ़ते हैं? साइक्लोमेस्टेटा, जिसमें जबड़े उपस्थित नहीं हैं। साइक्लोस्टोमेटा में क्या है? साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर कैसा होता है? लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं 6 से 15। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। ठीक है। परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? बंद प्रकार का होता है इसमें, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। ये जनन के लिए अलवणीय, वैसे तो लवणीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन जनन के लिए अलवणीय जल में ये प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं, यानी कि वापस से लवणीय जल में आ जाते हैं, जैसे कि पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। मिक्सिन को हम हैग फिश कहते हैं और पेट्रोमाइजन को लैम्प्रे होता है, यानी कि आरा मछली और कुत्ता मछली, ये जबड़ा ही रहित मछलियां हैं, जबड़ा नहीं पाया जाता है इसमें। अब आता है बर्ग कैंडिकथीज। बर्ग कैंडिकथीज में क्या है? देखिए बर्ग कैंडिकथीज कौन सा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये पिसीज में, जिसमें पंख उपस्थित होते हैं और जबड़े उपस्थित होते हैं, तो उसे कॉन्डिकथीज और ऑस्टिकथीज 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहला है कॉन्डिकथीज। ठीक है। कैंडिकथीज में क्या है? ये धारारेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं। इसमें पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है, यानी कि इसमें संपूर्ण जीवन काल पृष्ठरज्जु पाई जाती है। क्लोम छिद्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तब पृच्छद अपर क्लोम से ढके नहीं होते हैं। त्वचा जो होती है वो दृढ़ तथा सूक्ष्म पट्टा सल्क युक्त होती है, सल्क पाए जाते हैं त्वचा पर। इनके जबड़े जो होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। इन मछलियों का हृदय कैसा होता है? 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, यानी कि 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। हृदय जो होता है वो कैसा होता है? 2 कोष्ठ वाला होता है, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं जिसमें। ठीक है। इसमें विद्युत अंग पाए जाते हैं, जिनसे करंट जैसा लगता है, तो उसे हम कहते हैं टारपीडो। ठीक है। विषदंश ट्राइगोन होते हैं। ये असमतापी होते हैं। असमतापी जंतु कैसे होते हैं? इन जिनमें शरीर का जो ताप जो होता है वो नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है इनमें, तो उसे कहते हैं असमतापी जंतु। ठीक है। तो असमतापी जंतु हैं ये। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख पाए जाते हैं। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। अधिकांश कैसे होते हैं? जरायुज होते हैं, यानी कि अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे कि स्कॉलिडियन। स्कॉलिडियन क्या है? कुत्ता मछली है। टीस्टिस आरा मछली। कारकेरोडोन विशाल सफेद शार्क। ट्राइगोन व्हेल शार्क। ये सारी मछलियां हैं। तो ऑप्शन अगर आता है कि विशाल सफेद शार्क, व्हेल शार्क, आरा मछली, कुत्ता मछली, ये सारी मछलियां हैं या नहीं, तो ये तो सारी मछलियां ही हैं, इसके अंतर्गत सारी मछलियां आती हैं ये। अब आता है बर्ग ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये घोड़ा मछली का जो चित्र दिया गया है, हॉर्समीन, जिसे हम कहते हैं, ये कतला है, कतला मछली, ये है हॉर्समीन, आरा मछली, ये वो घोड़ा मछली। नेक्स्ट आता है बर्ग ऑस्ट्रिकथीस। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर से ढके रहते हैं। किसके द्वारा? ऑपरकुलम, प्रच्छद के द्वारा दोनों ओर से ढके रहते हैं, ऑपरकुलम के द्वारा। त्वचा जो होती है वो साइक्सोइड टिनोइड सल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होते हैं जो उत्प्लावन में सहायक होते हैं। हृदय इनमें भी 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, एक कालिंद और एक निलाय। ये असंतापी जंतु हैं। ये भी असंतापी मैंने आपको बताया था, जिसमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है, वो असंतापी कहलाते हैं। नर और मादा इनमें अलग होते हैं, अधिकांशतः अंडज होते हैं। जबकि आपने जो ऊपर वाला जो बर्ग देखा था कैंडिक थी, उसमें क्या था? उसमें अधिकांशतः जरायुज थे, इसमें अधिकांशतः अंडज हैं। निषेचन कैसा होता है? प्रायः बाहम होता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? उड़न मछली, समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। अच्छा, ये समुद्री घोड़ा जो हिप्पोकैम्पस दिया गया है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये हिप्पोकैम्पस है, बर्ग ऑस्ट्रिकथीस के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये कतला भी ऑस्ट्रिकथीस के अंतर्गत आती है। कलेरियस मांगुर, एक्वेरियम बेटा, फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश क्या कहते हैं? एक्वेरियम बेटा, फाइटिंग फिश। पेट्रोइप्सम एंगस मछली, अलवड़ीय एलिवियो रोहू, कतला, कलेरियस। ठीक है।
अब आता है वर्ग एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब है जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं, वो एम्फीबिया कहलाता है। एम्फीबिया उभयचर। ग्रीक एम्फी का मतलब है दो, बायोस का मतलब है जीवन, यानी कि जो दो पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं, दो स्थलों पर, यानी कि जल और स्थल पर। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, इनके नेत्र कैसे होते हैं? पलक वाले होते हैं। उभयचर की त्वचा कैसी होती है? नम होती है, जैसे कि यहाँ बताया गया है सैलामेंडर और मेढक। ये मेढक है, फ्रॉग, और ऊपर जो चित्र दिया गया है ये क्या है? सैलामेंडर। ठीक है, देखिए इनमें कर्ण की जगह क्या होता है? कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नल मूत्राशय जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं। अवस्कर एक कोष्ठ होता है, उसमें आहार नल मूत्राशय जनन पथ एक ही जगह खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं। और अवस्कर क्या होता है? जो बाहर की ओर खुलता है। ठीक है, श्वसन जो होता है वो क्लोम फुफ्फुस त्वचा के द्वारा होता है। हृदय इनमें 3 प्रकोष्ठ वाला होता है। अभी तक मछलियों में कैसा था? 2 प्रकोष्ठ वाला। ये उभयचरों में कैसा पाया जाता है? 3 कोष्ठकों वाला। 3 होते हैं भाग उसके, तो 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है इसमें। ये असमतापी है, यानी कि इनका शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है इनमें। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन वहां होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं, अंडों के द्वारा बच्चों का जन्म होता है, अंडे अंडे देते हैं ये। बूफो टोड राना टिक्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। हाइला वृक्ष मेढक को कहते हैं। सैलामेंडर सैलामेंडर है। इक्विथो इक्विथियोफिस पाद रहित उभयचर है। ठीक है, पाद रहित उभयचर के नाम से पैसे पाद नहीं पाए जाते हैं। इक्विथो इक्थियोफिस। अब आता है रेप्टाइल्स वर्ग, यानी कि सरीसृप। सरीसृप में रेंगने वाले जीव आते हैं जो सरकते हैं। ठीक है, लैटिन शब्द है रेपरे अथवा रेप्टम, जिसका अर्थ होता है सरकना, इसलिए ये रेप्टाइल्स वर्ग है, सरीसृप वर्ग है। ठीक है, हृदय कैसा होता है इनका? 3 प्रकोष्ठ वाला होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि मगरमच्छ में हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। मगरमच्छ भी रेप्टाइल सरीसृप के अंतर्गत ही आता है। सरीसृप असमतापी जंतु होते हैं ये भी। सर्प तथा छिपकली अपनी सल को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं, यानी कि इनके सर्प और छिपकली जो होते हैं, जो इनके ऊपर का जो सल त्वचा पाई जाती है, उनको वो एक टाइम के बाद कैंचुल के रूप में पूरी स्किन को निकाल देते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन कैसा होता है? इनमें आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं, यानी कि सभी अंडे देने वाले प्राणी हैं। ठीक है, इनके अंतर्गत आते हैं किलोन टर्टल, जिसे हम कहते हैं कछुआ होता है जो टर्टल। ठीक है, टेस्ट्यूडो टॉर्टॉइज, कैमिलियन वृक्ष छिपकली के नाम से फेमस है, जो कि कैलोटस बगीचे की छिपकली कहते हैं। एलिगेटर, क्रोकोडाइलस घड़ियाल जो होता है। हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली होती है। जहरीले सर्प नाजा, कोबरा, बंगेरस, ठीक है, वाइपर, ये सब रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। और ये ध्यान रखिएगा जो टर्टल होता है वो भी, किलॉन जिसे हम कहते हैं, वो भी रेप्टाइल्स के अंतर्गत आता है। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया, वो इसका फिगर भी दिया गया है, इसके चित्र। तो वृक्ष छिपकली है ये घड़ियाल है, ये कछुआ किलॉन, ये नांगसा। अब नेक्स्ट आता है वर्ग एवीज, जिसमें पक्षी वर्ग आते हैं, सारे पक्षी आते हैं, जिसके अंतर्गत एवीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति एवीज का मुख्य लक्षण है। इनमें उड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, कुछ उड़ने वाले भी नहीं होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर सभी पक्षी उड़ने वाले होते हैं। इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद, इनके आगे के पाद जो होते हैं, पैर जो होते हैं, वो रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं? पंख बनाते हैं। ठीक है, आगे के पाद पक्षियों के रूपांतरित होकर के पंख का निर्माण करते हैं। ठीक है, पश्चपाद जो होते हैं उसमें सामान्यतः सल्क होते हैं, जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं, इससे पेड़ पर आराम से बैठ जाते हैं। त्वचा इनकी शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। यानी कि यदि क्वेश्चन आता है कि तेल ग्रंथि किसमें पाई जाती है, किसकी पूंछ में, तो वो होती है पक्षी एवीज वर्ग में की पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है, और इसके अलावा कोई और ग्रंथि इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं, वायु कोश युक्त होती हैं इनकी अस्थियां। ठीक है, हृदय जो होता है पूर्ण 4 प्रकोष्ठ वाला होता है।
ये समतापी जंतु है। समतापी का मतलब होता है कि शरीर का ताप इनका नियत बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं समतापी जंतु, होम्योथर्मस। श्वसन जो होता है वो फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु को फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं कौवा, कपोत, तोता वगैरह। ठीक है। ठीक है, तो कौवा, कोलंबो, कौवा का कौवा क्या कहते हैं, कार्बस कहते हैं। कोलंबो कपोत है। सिटिकुला तोता, स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, पेवो मोर, एटिनोडाइटिस पेंगुइन है, और सूडो गायपस गिद्ध होता है। जैसे कि ये क्या गए हैं, चील है, ये क्या है, शुतुरमुर्ग है, तोता, मोर है। ठीक है, ये मोर है। लास्ट आता है वर्ग स्तनधारी। इसमें क्या होता है, जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वो स्तन ग्रंथि स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है। स्तनधारी का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथि है, जिसमें दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथि पाई जाती है। इसमें बच्चे जो होते हैं पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। ओके। और इनमें चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, तैरने तो उड़ने के लिए ये अनुकूलित होते हैं स्तनधारी वर्ग के प्राणी। त्वचा पर इनमें रोम पाए जाते हैं। बाहम, कर्ण पल्लव पाए जाते हैं इसमें, यानी कि कान पाए जाते हैं। जबड़े में बाहरी मतलब कर्ण पल्लव बाहरी कान होते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे रहते हैं। हृदय जो होता है वो 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि मैक्सिमम सभी ही स्तनधारी जो होते हैं वो, एक आध एक्सेप्शन है, बाकी सब स्तनधारी बच्चे को ही जन्म देते हैं, यानी कि जरायुष में है। और परिवर्तन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। जैसे कि इसमें आता है अंडज में। अच्छा, अंडज जो प्राणी है इसके अंतर्गत वो है ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस किस प्रकार के हैं, अंडज, जो कि अंडे देते हैं और स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। काफी इंपोर्टेंट है कि ऑर्निथोरिंकस अंडज है। प्लेटिपस या डकविल जिसे हम कहते हैं। जरायुज में क्या होता है, मैक्रोपस कंगारू आता है। टेरोपस, ये सभी बच्चे देने वाले हैं। बाकी सभी, एक ही है अकेला ये ऑर्निथोरिंकस जो कि अंडे देने वाला मैमल्स है। टेरोपस, कैमिलस यानी कि ऊंट, बंदर, चूहा, रेट्स, मकाका, कैनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलिफिनस सामान्य डॉल्फिन, बेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस बाघ, और पैंथरा लियो शेर होता है। इन सब के वैज्ञानिक नाम है ये। जैसे कि इसमें बताया गया ये डकविल है, कंगारू है जो अपनी बच्चे को अंदर ये छुपाए रहता है यहाँ पर। ये चमगादड़ और ब्लू व्हेल, ये सारे कैसा है, स्तनधारी। और ब्लू व्हेल जो है ना, ये कैसा है, मैमल्स वर्ग के अंतर्गत आता है, न कि फिशीज वर्ग के अंतर्गत। ये मैमल्स है ब्लू व्हेल। ये देखिए पूरी सारणी दी गई है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। पॉरीफेरा, ये देखिए स्तर वगैरह सब दिए गए हैं इसमें। पहला संगठन का स्तर है कि ये कोशिकीय स्तर के प्राणी हैं या ऊतक स्तर के। सम्मिति किस प्रकार की होती है, सम्मिति हमने आपको बताया 3 प्रकार की होती है, असम्मिति और अरीय सम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति। गुहा मैंने आपको बताया, गुहा यानी कि सीलोम जिसमें उपस्थित होती है, जिसमें जो चारों तरफ से मेसोडर्म के द्वारा स्तरित रहती है, और जिसमें गुहा नहीं भी पाई जाती है। एक जो होता है एक में मेसोडर्म जो होती है कैविटी में उस तरीके से गोल गोल बिखरी हुई रहती है। खंडी भवन और पाचन तंत्र किस प्रकार का है, पूर्ण है या अपूर्ण है। परिसंचरण तंत्र उपस्थित है या अनुपस्थित है। श्वसन तंत्र कैसा है, उपस्थित है या अनुपस्थित है। और किसी हर जीव का एक विशेष लक्षण होता है। तो पॉरीफेरा का विशेष लक्षण क्या है, शरीर में नाल तथा नाल तंत्र पाया जाता है, शरीर में छिद्र पाए जाते हैं और नाल तंत्र पाया जाता है। ठीक है।
और सीलेंट डेटा का विशेष लक्षण क्या है? नीडोब्लास्ट यानी कि इसमें दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। टीनोफेरा में कंकड़ चलन के लिए पट्टिकाएं होती हैं। प्लेटी हेलमिंथेस का शरीर चपटा होता है और इसमें चूसक प्रेजेंट रहते हैं, चूसने वाले अंग। एस्केलमिंथेस जो होते हैं वो कृमि रूप होते हैं, लंबे होते हैं ये। ओके। और आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल काइटिनी संधि पाद पाए जाते हैं, इसमें संधि युक्त उपांग पाद पाए जाते हैं। और मोलस्का जो होता है वो सॉफ्ट शरीर वाला होता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, इसलिए इसमें कवच प्राय उपस्थित होता है। एकाइनोडर्मेटा में जल संबंध तत्व और अरीय समिति प्रेजेंट होती है। हेमिकोडेटा में कृमि के समान शुंड कूलर धड़ में व्यवस्थित होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि बैलेनोग्लोसस और कैमोग्लोसस आता है, इसमें बैलेनोग्लोसस प्रेजेंट रहता है। और मतलब बैलेनोग्लोसस जीव आता है हेमिकोडेटा के अंतर्गत। कॉर्डेटा रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होती है, क्लोन छिद्र होते हैं तथा पाद पाए जाते हैं और अथवा पंख भी किसी किसी में उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब 5वां चैप्टर पढ़ेंगे और आपको इसके यदि अलग से एक वीडियो चाहिए जिसमें सब चीज़ें की स्पष्ट कर देंगे, मतलब एग्जाम्पल किसमें कौन से आते हैं, तो वो भी हम आपको डाल देंगे। तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके।